साइंसदान का मानना है कि हमारी कायनात में ज़मीन के अलावा भी कई लाइफ मौजूद है जिन्हें वो दूसरे सियारों पर पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि जिस एलियन लाइफ को हम दूसरे सियारों पर ढूंढ रहे हैं वैसी लाइफ हमारी ज़मीन पर माजी में थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसको सिल्वरियन हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है। इस हाइपोथेसिस को 2019 में केविन स्मिथ और एडम फ्रैंक ने दिया था। यानी आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर से भी पहले हमारी ज़मीन पर कोई सिविलाइजेशन रहती थी जो बहुत ज्यादा एडवांस थी। क्या सच में ऐसी कोई सिविलाइजेशन हमारी ज़मीन पर थी और क्या हमें उस सिविलाइजेशन के फॉसिल्स मिले हैं? इस बात को इस तरह समझते हैं कि अगर हमारी मौजूदा सिविलाइजेशन किसी वजह से खत्म हो जाती है तो क्या 8 से 200 मिलियन सालों बाद जो सिविलाइजेशन आएगी वो हमारी मौजूदगी के बारे में जान पाएगी और क्या वो ये मान पाएंगे कि हम बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थे? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जहाज और बहुत कुछ बना लिया है तो करोड़ों सालों बाद किसी न किसी को हमारी मौजूदगी के सबूत मिल जाएंगे। ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। 8 से करोड़ों साल पहले डायनासोर ने भी ज़मीन पर 150 मिलियन सालों तक हुकूमत की थी और ज़मीन पर इनकी तादाद खरबों में थी। लेकिन इतनी ज्यादा तादाद होने के बावजूद भी हमें उनके ढांचे ना होने के बराबर मिले। इसकी सबसे बड़ी वजह टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिससे ज़मीन की सतह चेंज हुई। लेकिन इजराइल के नेगेटिव डिजर्ट ही ज़मीन की वो वाहिद जगह बची है जो 1.8 मिलियन साल पुरानी है। इसके अलावा ज़मीन के बाकी पुरानी जितनी भी लैंड्स थी वो ज़मीन के नीचे दफन हो चुकी हैं। लेकिन मान लें कि किसी भी तरह ज़मीन का छोटा सा हिस्सा ज़मीन के ऊपर रह जाता है जो आज भी मौजूद है, जिस पर किसी भी तरह की लाइफ के फॉसिल्स रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 8 से करोड़ों साल पहले ज़मीन पर टी-रेक्स की नस्ल हर जगह पर थी। उनकी तादाद करीब 2.5 बिलियन थी और 1,27,000 दफा उनकी नस्ल चली। लेकिन इतनी ज्यादा तादाद, इतने लंबे और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद हमें उनके सिर्फ और सिर्फ 32 फॉसिल्स मिले, यानी ना होने के बराबर। फॉसिल्स के अलावा ज़मीन के अंदरूनी लेयर्स, एंशिएंट आइस और टेक्टोनिक प्लेट्स को स्टडी करके साइंसदान ज़मीन की तारीख को स्टडी करते हैं। लेकिन फॉसिल्स बने होते हैं कार्बन से और हड्डियों को फॉसिल्स में तब्दील होने के लिए बहुत ज्यादा खास तरह की कंडीशन की जरूरत होती है। इस सूरत में कितने चांसेस हैं कि हमें मिलियन साल पहले किसी सिविलाइजेशन के सबूत मिल पाएंगे? कितने % चांसेस हैं कि फ्यूचर में करोड़ों साल बाद वाली नस्ल को हमारे सबूत मिल सकें? बेशक हमारी आबादी 8 अरब होने वाली है, लेकिन हमने सिर्फ 14% लैंड को ही डेवलप किया है जो रशिया से थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है। और हमारी हड्डियां भी इतनी थिक नहीं है कि वो करोड़ों सालों तक सही रह सके। और हम इंसानों को ज़मीन पर आए हुए कुछ लाख साल हुए हैं और हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी को ज़मीन पर आए हुए सिर्फ 300 साल हुए हैं, जिसका मतलब है करोड़ों साल बाद बहुत कम चांसेस हैं कि फ्यूचर में किसी को हमारी मौजूदगी के सबूत मिल सके, क्योंकि हमारे फॉसिल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, जिनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए फ्यूचर सिविलाइजेशन डायरेक्ट तो पास्ट वाली सिविलाइजेशन को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। 18वीं सदी में इंसानों ने मशीनों के जरिए फॉसिल फ्यूल्स की शक्ल में दबे हुए करीब आधे टन कार्बन को हवा में उड़ाया और पानी में मिला दिया। और ये चीज फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक अहम क्लू हो सकती है, जिससे वो हमारी सिविलाइजेशन का पता लगा पाएंगे। क्योंकि ज़मीन पर 2 तरह से ग्लोबल वार्मिंग आती है, एक कुदरती तौर पर और एक इंसानी तौर पर, जिसमें हमारी फैक्ट्रियों का धुआं, केमिकल्स की आलूदगी और बहुत सारी चीजें। और दूसरी होती है कुदरती वार्मिंग। कुदरती तौर पर जो वार्मिंग आती है उसमें वोल्केनोज फटते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। उनमें कार्बन का हैवी आइसोटॉप C13 होता है और जानदार जो कार्बन को खाते हैं उनमें हैवी आइसोटॉप C12 होता है। और इनसे जो फॉसिल फ्यूल बनता है उसमें भी C12 होता है जो C13 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर फ्यूचर जनरेशन को हमारे बारे में पता लगाना है तो सबसे पहले उन्हें इस बात का पता लगाना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कब हुई है, और फिर ज़मीन में छुपी हुई बर्फ को खोदना है और उनमें छुपे हुए C12 के बबल केमिकल को ढूंढना होगा। और अगर उन्हें वहां C13 के मुकाबले में C12 से बने हुए ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा मिले
तो इसका मतलब साफ होगा कि उस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग हुई थी वो इंसानों की वजह से हुई थी, जिसमें C12 शामिल है। अगर कुदरती तौर पर होती तो उसमें C13 होता, जिससे उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उन्हें ग्लोबल वार्मिंग की टाइमलाइन का आखिर कैसे पता चलेगा। जिस तरह हमें इंसानों की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग का एस्टीमेट एंशिएंट हवाएं देती हैं, उसी तरह हमें उसकी टाइमलाइन का एस्टीमेट एंशिएंट पानी और इसमें तैरने वाले जानदार देते हैं, जिन्हें ऑयस्टर्स कहा जाता है। पुराने कार्बन को स्टडी करने के लिए O16 और 18 अहम रोल प्ले करते हैं, जिनका रिकॉर्ड एंशिएंट ऑयस्टर के शेल पर स्ट्राइप्स की शक्ल में रिकॉर्ड होता है, जो कुदरती तौर पर होने वाली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से ऑयस्टर के कैल्शियम कार्बोनेट से भरे शेल्स मिनरल्स को ऑब्जर्व करके ग्रो करने लगते हैं, जिससे स्ट्राइप्स के दरमियान ज्यादा स्पेस आ जाती है। अगर इसमें O18 ज्यादा मिकदार में मिला तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से हुई थी, क्योंकि O16 और O18 दोनों एटम्स एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। लेकिन इतनी स्टडी फ्यूचर सिविलाइजेशन के लिए काफी नहीं है जिससे वो हमारी मौजूदगी का पता लगा सके। इसलिए दूसरा क्लू अनयूजुअल सेंटिमेंटल लॉजिकल रिकॉर्ड से मिलेगा, क्योंकि हर एडवांस सिविलाइजेशन मिट्टी की मुख्तलिफ लेयर्स में अपनी एक छाप छोड़ती है और हमारी फ्यूचर वाली नस्ल को बस उन्हीं पर फोकस करना होगा। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, जिसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन को डाला जाता है, जो बारिश के वक्त नदी के पानी में हल हो जाते हैं, जिससे वहां के माइक्रो लाइफ ग्रो होने लगती है, जिससे उतना एरिया में बैक्टीरिया और फंगस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ये उस पानी में मौजूद ऑक्सीजन बाकी जानदारों के लिए बच नहीं पाती और उतना एरिया डेड जोन बनने लगता है। इसे लो ऑक्सीजन कंडीशन कहा जाता है। मेक्सिको का एक एरिया इस चीज के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक डेड जोन बन चुका है। अभी तो ये डेड जोन हमारे लिए बेकार है, लेकिन फ्यूचर में ये हमारी सिविलाइजेशन की मौजूदगी का सबूत है, क्योंकि इस जोन में मौजूद मिट्टी की लेयर्स बाकी मिट्टी की लेयर से मुख्तलिफ होती हैं। ये लेयर्स जितनी भी नीचे चली जाएं, इसको स्टडी करने से एंशिएंट सिविलाइजेशन की मौजूदगी का पता चल सकता है। यानी फ्यूचर सिविलाइजेशन को हमारी सिविलाइजेशन का पता लगाने के लिए 4 चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, C13 के मुकाबले में C12 की मकदार का ज्यादा होना। नंबर 2, ओशन में O16 की जगह O18 का होना, जो ग्लोबल वार्मिंग का साइन है। नंबर 3, पानी में ऑक्सीजन की कमी। और आखिर में ऐसे एलिमेंट्स जो इंसानों के इस्तेमाल में हैं, लेकिन वो नीचे जमीन पर दफन हैं, उन्हें फाइंड करना। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें माजी में मौजूद करोड़ों साल पुरानी सिविलाइजेशन के साथ भी तो हो सकती हैं। आज से 56 मिलियन साल पहले जब हमारी स्पिन पैलियोसीन से इयोसीन में ट्रांजिशन कर रही थी, तब ग्लोबल टेम्परेचर करीब 5 से 7 डिग्री जितना बढ़ गया था। कई साइंसदानों का कहना है कि इस वक्त अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अटलांटिक में कुछ वोल्केनिक eruption हुए थे, जिससे फॉसल फ्यूल पैदा हुआ, जिससे C12 एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी पीरियड में मैमल्स पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए थे और इस पीरियड में मेटल की मौजूदगी एक हद से बहुत ज्यादा थी। क्या ये सारी चीजें इत्तेफाक हैं या फिर ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन की मौजूदगी का इंटरैक्ट सबूत है? एक साइंसदान ने ये क्लियर किया कि ये एक हाइपोथेसिस है जिस पर वो यकीन नहीं करते। हमें नए नए तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हमें जमीन के अंदर छुपी हुई एंशिएंट लाइफ के बारे में पता चल सके, जिनमें डायनासोर और बाकी लाइफ भी आती है और इनमें एडवांस सिविलाइजेशन भी हो सकती है। आज भी ये कहा जाता है कि एक वक्त था जब जमीन की आबादी 1 खरब से बढ़ गई थी, लेकिन वो आबादी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। हमें इन चीजों को स्टडी करना चाहिए। हो सकता है कि सच में ऐसी कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो। ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।